नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानसार एक्स में। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के उद्भव एवं उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। चलिए सीधे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लिखने के लिए कोई लिपि ही नहीं है, कोई किताबें नहीं हैं, फिर भी ज्ञान का एक पूरा का पूरा खजाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी गलती के पहुंचता रहा। ये हुआ तो हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, श्रुति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया हो। असल में वेद कभी लिखे ही नहीं गए थे, उन्हें तो याद किया जाता था। मंत्रों और भजनों को उनकी आवाज और लय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा गया। सोचिए, उस सभ्यता का सारा ज्ञान लोगों की याददाश्त में बसा हुआ था। अच्छा, अब इस पूरे वैदिक युग को बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहासकार इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, और हम भी यही करेंगे, क्योंकि इन दोनों दौर के बीच का जो फर्क है ना, वही हमारी आज की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये हैं वो दो दौर। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क आ गया था। पर सवाल यह है कि ये सभ्यता बनाई किसने? हम अक्सर आर्य शब्द सुनते हैं, है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्य कोई नस्ल नहीं है, ये एक भाषाई समूह था। मतलब वो लोग जो इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलते थे। आर्य शब्द का असल मतलब तो कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो फिर ये लोग आए कहां से थे? देखिए, इस पर ना अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे मैक्स मूलर का मानना था कि ये मध्य एशिया से आए थे, और आज ज्यादातर लोग इसी थ्योरी को मानते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि ये आर्किटिक्ट से आए थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इनकी जगह बताया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की, और वो है भूगोल, मतलब ज्योग्राफी। इस सभ्यता का जो केंद्र था ना, वो हमेशा एक जगह नहीं रहा। वो धीरे धीरे पूरब की तरफ खिसकता गया, और इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जिंदगी का सारा केंद्र था सप्त सिंधु इलाका, जिसे 7 नदियों की धरती भी कहते हैं। मतलब आज का जो पंजाब और आसपास का एरिया है वो। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, ये पूरा का पूरा सेंटर खिसक कर गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में आ गया, जिसे हम दोआब कहते हैं। ऋग्वैदिक दुनिया की पहचान ही उसकी नदियों से थी। सिंधु नदी का जिक्र तो सबसे ज्यादा बार मिलता है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। उससे तो नदीतमा तक कहा गया है, मतलब नदियों में सबसे अच्छी। ये नदियां ही उस दौर की लाइफलाइन थी। अब जैसे जैसे भूगोल बदला, वैसे वैसे पावर का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह बदल गया। मतलब हम एक ऐसे समाज से आगे बढ़ रहे थे जहां बस एक कबीले का मुखिया होता था, और पहुंच रहे थे एक ऐसे समाज की तरफ जहां एक राजा एक बहुत बड़े इलाके पर राज करता था। शुरुआती दौर में समाज का ढांचा कैसा था? सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी परिवार। कई परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम, कई ग्राम मिलकर बनते थे विस, या कह लीजिए कबीला, और फिर कई कबीले मिलकर बनाते थे जन, जो उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट थी। तो इस जन का जो मुखिया होता था, जिसे राजा कहते थे, उसका मेन काम क्या था? इसका जवाब एक शब्द में है, गविष्टि। ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गविष्टि कहते थे, और इसका मतलब क्या है? गायों की खोज। मतलब इसी शब्द से पता चल जाता है कि राजा का सबसे बड़ा काम था अपने कबीले की दौलत, यानी गायों और बाठी मवेशियों की रक्षा करना। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जन बन गया जनपद। अब ये सुनने में तो बस एक शब्द का बदलाव लगता है ना? पर ये एक बहुत बड़ी सोच का बदलाव था। अब पहचान सिर्फ कबीले या जन से नहीं थी, अब पहचान जनपद से थी। मतलब एक तय इलाके से, एक राज्य से। जमीन अब उतनी ही जरूरी हो गई थी जितना कि खून का रिश्ता। और जब राजा की ताकत बढ़ी, तो उसके नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां भी जुड़ गईं। पूरब के राजा खुद को सम्राट कहने लगे, तो उत्तर वाले विराट। और जो राजा चारों दिशाओं को जीत लेता था, उसे कहते थे एकराट। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि राज करने का एक नया, ज्यादा शक्तिशाली तरीका शुरू हो चुका था। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा सामाजिक बदलाव आया कैसे? इसके पीछे की वजह क्या थी? जवाब है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। एक धातु और एक नए आर्थिक नजरिए ने पूरा खेल ही बदल दिया। और यहीं पर हम इस पूरे बदलाव की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक लोग ज्यादातर पशु पालते थे।
उन्हें लोहे के बारे में पता ही नहीं था। फिर आया उत्तर वैदिक काल और लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। अब लोहे के औजारों से जंगलों को साफ करना और गंगा के मैदान की सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया। और बस यहीं से समाज पशुपालन से हटकर खेती की तरफ मुड़ गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब जब खेती से इतनी दौलत आने लगी और राज्य बड़े होने लगे तो उनको चलाने का तरीका भी ज्यादा जटिल हो गया। राजा अब अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता था। उसे सलाहकारों की एक टीम चाहिए थी और ये नंबर याद रखने वाला है 12। इन 12 सबसे बड़े अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, मतलब राजा के रत्न। इनमें कौन कौन थे? कोषाध्यक्ष यानी खजाने का मंत्री, और कर वसूलने वाला अधिकारी यानी टैक्स कलेक्टर। ये इस बात का साफ इशारा है कि अब एक प्रॉपर सरकारी सिस्टम, एक ब्यूरोक्रेसी बन चुकी थी। अब राज्य सिर्फ गायों की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि टैक्स और खजाने का मैनेजमेंट भी कर रहा था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका था। ऋग्वैदिक काल में राजा की ताकत पर सभा और समिति जैसी कबीलाई पंचायतें कंट्रोल रखती थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन सभाओं की ताकत बहुत कम हो गई और राजा लगभग अपनी मनमानी करने वाला शासक बन गया। तो ये थी 1000 साल की यात्रा, कबीलों से साम्राज्य तक। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो बदलाव हुआ, पशुपालन से खेती तक, कबीले से राज्य तक और एक मुखिया से एक ताकतवर राजा तक, इस बदलाव ने सिर्फ वैदिक दुनिया को ही नहीं बदला, बल्कि इसने आने वाली सदियों के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक, राजनीतिक और यहां तक कि धार्मिक रास्ता कैसे तय किया। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।